पुष्कर वैसे तो साफ साफ मना कर देना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर तन्मय और मिस्टर सुधाकर दोनों की उम्र का लिहाज करते हुए वो क्लियरली बोल नहीं पाया। तन्मय तो उल्टा और भी ज्यादा खुश होते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, तुम एज ए प्रोफेसर कैलीग्राफी क्लास में आ जाओ। जब मैं कह रहा हूं कि तुम प्रोफेसर बन सकते हो तो तुम बन सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। क्यों सुधाकर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तन्मय ने उम्मीद नहीं की थी कि पुष्कर, जिसको कि तन्मय बहुत ज्यादा मानता था, वह खुद उसी की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट होगा। तभी सुधाकर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर, अगर तुम सच में हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को अपनी ये कमाल की कला सिखा सको तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी होगी। बदले में मैं तुम्हें वो फ्लावर भी दे दूंगा, तुम्हें उसके लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और टेंशन मत लो, वो सभी स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं और कैलीग्राफी को लेकर सीरियस है, वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तभी पुष्कर ने सोचा, हो सकता है कि अगर मैं प्रोफेसर बन जाऊं तो शायद मुझे यूनिवर्सिटी में ज्यादा पावर्स मिलेंगे। इसलिए पुष्कर ने कहा, ठीक है, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। सुधाकर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, चलो फिर वो तुषार फूल ले आते हैं जो तुम्हें चाहिए। तुषार फूल एक बहुत ही रेयर फूल था। पुष्कर ने सुना हुआ था कि यह तुषार फूल कभी कभी ही खिलता था, और वो भी केवल हिमालय की पहाड़ियों में बहुत ऊंचाई वाले एरियाज में। पुष्कर ने जब वह तुषार फूल देखा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वह तुषार फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और नीला था, और छूने पर भी यह बर्फ की तरह ठंडा ही लगता था। पुष्कर को प्रियंका के लिए वो खास दवाई तैयार करने के लिए 3 मेजर इंग्रेडिएंट चाहिए थे। उनमें से एक था तुषार फूल, इसके अलावा एक रेयर पत्थर और एक रुद्राक्ष बीज। सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे इस गार्डन में उगे हुए तुषार फूल के बारे में जानता भी होगा। लगता है कि यह फूल तुम्हारे ही नसीब में था, इसलिए तुम इसे खोजते खोजते यहां पर आ गए। पुष्कर ने जब देखा कि वहां तुषार फूल के 1 से ज्यादा पौधे थे तो वो काफी खुश हुआ। तभी पुष्कर ने एक सबसे छोटे साइज के तुषार फूल को छूते हुए कहा, अरे ये वाला तुषार फूल तो कुछ अलग लगता है। पुष्कर ने नोटिस किया कि उस कम डेवलप हुए फूल में सबसे ज्यादा ठंडक थी। सुधाकर ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये, दरअसल इसके ऊपर मेरे कुत्ते ने एक बार पैर रख दिया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से खिल नहीं पाया। तुम ये वाला फूल भूल जाओ, तुम सबसे बड़ा वाला फूल ले जाओ, यही सबसे ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटीज वाला होगा। पुष्कर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सबसे छोटा वाला ही फूल चाहिए, ये काफी होगा। ज्यादातर लोगों को केवल यही लगता है कि जो चीज बड़ी है वही बेहतर, लेकिन पुष्कर को उस फूल की असली वैल्यू पता थी। सुधाकर ने कहा, ठीक है, मैं ये बड़ा वाला फूल भी तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा, अगर तुम्हें बाद में चाहिए होगा तो तुम वापस आकर इसे ले जा सकते हो। सुधाकर के गार्डन में एक से एक कमाल के रेयर पेड़ पौधे और फूल थे, और ये फूल सुधाकर ने बेचने के लिए नहीं उगाए, बस शौकिया तौर पर सुधाकर ने उन्हें उगाया था। पुष्कर को फ्री में वो फूल लेना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस तरह के तुषार फूल की मेडिसिन प्रॉपर्टीज बेशकीमती थी, और अगर कोई इस तरह के फूल को बेचने जाए तो लाखों रुपए में यह फूल बिक सकता था। इसलिए पुष्कर ने सुधाकर को पैसे ऑफर किए, लेकिन सुधाकर ने एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। पुष्कर ने भी नोटिस किया था कि सुधाकर के पास इतना बड़ा बंगला था, और पूरे मुंबई में सुधाकर इतना ज्यादा फेमस भी था, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि लाख 2 लाख रुपए पर तो सुधाकर का ध्यान भी नहीं जाता होगा। आखिर में पुष्कर, प्रोफेसर तन्मय और सुधाकर काफी देर तक बातचीत करते रहे, और आखिरकार डिनर करने के बाद रात के 10 बजे पुष्कर ने वापस जाने का फैसला लिया। वहां से निकलने के बाद रमणीक ने घबराते हुए कहा, ये दोनों बुढ़े तो बातचीत करने में मास्टर हैं, मुझे तो लगता है कि अगर इन्हें घर के अंदर खाना पीना सब पहुंचा दिया जाए तो ये 1 महीने तक लगातार बात कर सकते हैं। पुष्कर भी इस बात पर मुस्कुरा दिया और उस तुषार फूल को देखने लगा। प्रियंका की दवाई का पहला इंग्रेडिएंट आखिरकार पुष्कर को मिल गया था। लगभग आधे घंटे बाद पुष्कर रमणीक के साथ एक विला पर पहुंचा। रमणीक ने पुष्कर के लिए पहले यह जगह तैयार करवा ली थी। रमणीक जानता था कि पुष्कर को किस तरह की चीज पसंद थी, इसलिए उसने पुष्कर की जरूरत के हिसाब से खास तौर पर इस विला को तैयार करवाया था, और यहां पर कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था। तभी इसी वक्त कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग जो कि दरवाजे के पास खड़े थे और सिगरेट्स पी रहे थे, पुष्कर और रमणीक को आते देखकर तुरंत उन्हें ग्रीट करने के लिए आगे बढ़े। उनमें से खूंखार सा दिखने वाला एक आदमी
सबसे आगे आते हुए मुस्कुरा कर बोला, बॉस रमणीक भाई, सारा इंतजाम हो गया है। और यार पत्थर वाली माल, मेरा मतलब है कि 50 लाख का वो माल अंदर ही है, पूरी एक्सेसरीज के साथ। रमणीक अपने उन हुंडों के काम से काफी खुश था और चिल्लाते हुए बोला, बहुत बढ़िया, अब जो सिगरेट के टुकड़े तुमने नीचे फेंके हैं तुरंत उन्हें उठाओ और बाहर मेरा वेट करो। ओके रमणीक भाई। ये कहते हुए सभी लोग तुरंत सिगरेट्स के बट उठाकर बाहर चले गए। आखिरकार रमणीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस अब बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं भी निकलता हूं। अगर तुमको कुछ भी काम पड़े तो तुरंत मुझे फोन कर देना। रमणीक 24/7 हाजिर है। पुष्कर ने बस सिर हिला दिया और सोचने लगा कि रमणीक इतनी जल्दी में क्यों था। जैसे ही पुष्कर घर के अंदर गया और उसने लाइट स्विच ऑन किया तो अचानक ही पुष्कर को कमरे के अंदर से एक सांस लेने की आवाज आने लगी। पुष्कर सतर्क हो गया और उसका दिमाग बिजली की स्पीड से दौड़ने लगा। लेकिन साथ ही साथ पुष्कर को यह भी महसूस हो रहा था कि घर के अंदर मौजूद इंसान में कोई भी मर्डरस इंटेंट नहीं था और शायद वो जो कोई भी हो पुष्कर को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। पुष्कर ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरा बहुत ही साफ सुथरा था और बीचों बीच लगा हुआ एक बड़ा सा किंग साइज बेड था जिसमें एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत फिगर की लड़की सो रही थी। उस लड़की ने एक लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके सिर के नीचे रखा तकिया भी गीला हो चुका था। मानो वह काफी देर से रो रही थी, लेकिन अब वह थक हार कर सो चुकी थी। पुष्कर ने पूरे कमरे में इधर उधर 2 बार ठीक से चेक किया, लेकिन उसे बिस्तर पर सोती हुई उस लड़की के अलावा और कोई भी नहीं देखा। पुष्कर हैरान था कि यहां क्या चल रहा था। घर के अंदर आते ही एक अजनबी सी खूबसूरत लड़की इतनी जरा सिलेक्टिव और रिवीलिंग कपड़े पहनकर उसके घर में क्यों लेटी हुई। तभी पुष्कर सोचने लगा, जरूर ये हरकत उस रमणीक नहीं की है। तभी पुष्कर की नजर टेबल के ऊपर रखे हुए एक बहुत ही सुंदर से बॉक्स पर पड़ी। पुष्कर ने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें वही रेयर चमकीला पत्थर था। पुष्कर ये देखकर काफी खुश हुआ और अब पुष्कर को समझ में आ रहा था कि 50 लाख का माल वो रेयर पत्थर अपनी एक्सेसरीज के साथ आया था और एक्सेसरीज भी वो खूबसूरत लड़की। पुष्कर 2 कदम आगे बढ़ा तो उसे उस लड़की के शरीर में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। पुष्कर उस लड़की के पास गया और बिस्तर के कोने पर हाथ से जोर जोर से मारकर बोला, उठो उठो जल्दी, कौन हो तुम। अचानक ही वह लड़की डर के मारे उठ खड़ी हुई। जैसे उस लड़की ने पुष्कर को बिस्तर के बगल में खड़ा देखा तो वह तुरंत डर गई और पुष्कर से दूर हटने लगी और अपने शरीर को कंबल से छुपाने लगी। उस लड़की की नजरों में एक खौफ था और वह बोली, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए। पुष्कर ने उस लड़की को धीमे से कहा, काम डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। भले ही पुष्कर को उस लड़की के शरीर में से कोई भी खतरे वाली बात महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पुष्कर पूरी तरह से सतर्क था। उस खूबसूरत लड़की ने 1-2 बार चारों ओर देखा और फिर अचानक ही उसे सारी बात याद आ गई और वह शर्माते हुए बोली, मेरा नाम त्रिशा है। त्रिशा ने शर्माते हुए अपने होंठ काटकर पुष्कर की ओर चुपके से देखा और फिर दोबारा घबराते हुए बोली, तुमने ही मेरा वो चमकीला पत्थर 50 लाख में खरीदा है ना। ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लो, लेकिन केवल 1 महीने के लिए। उसके बाद मैं पहले ही बोल देती हूं, उसके बाद में मुझे परेशान मत करना। त्रिशा इस वक्त बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। अगर त्रिशा को अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन पैसों की जरूरत ना होती तो इस तरह का काम कभी नहीं करती, लेकिन वह पिछले कुछ वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेट थी और अचानक ही बाय चांस रमणीक से उसकी मुलाकात हो गई थी। तो मौके का फायदा उठाते हुए त्रिशा ने तुरंत उस पत्थर की कीमत 50 लाख रुपए लगाकर अपनी जान बचाने का फैसला लिया था। लेकिन रमणीक कोई मामूली आदमी तो था नहीं, वह नुकसान नहीं झेल सकता था। इसलिए उसने एक शर्त रख दी और बोला था, तुम्हें 50 लाख तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस पत्थर के साथ साथ तुम्हें खुद को भी 1 महीने के लिए मेरे बॉस को बेचना होगा, नहीं तो डील कैंसल। त्रिशा के पास उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था और वह मान गई थी और आज सुबह से इस घर के अंदर रमणीक के बॉस का इंतजार कर रही थी। लेकिन पूरा दिन गुजारने के बावजूद भी जब कोई बॉस नहीं आया था तो त्रिशा वहीं बिस्तर पर सो गई थी। त्रिशा ने पुष्कर को चुपके से देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन अब त्रिशा का डर थोड़ा कम हो चुका था। जहां तक त्रिशा की समझ थी, बाहर खड़े गुंडों का बॉस रमणीक था और रमणीक का जो बॉस होगा
वो जरूर लड़कियों का शौकीन आदमी होगा। त्रिशा को उम्मीद थी शायद वो बॉस कोई 40-50 साल का बहुत मोटा सा आदमी होगा जिसने अपने शरीर पर चारों तरफ टैटू बनवाए होंगे और उसके बाल भी उड़ चुके होंगे, और वो बॉस उसको देखते खूंखार भूखे भालू की तरह टूट पड़ेगा, और वो भी अगले 1 महीने के लिए। लेकिन अब अचानक ही जब त्रिशा के सामने पुष्कर आ गया था तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी थी और खुश भी थी कि एक बहुत ही हैंडसम और जवान कॉलेज स्टूडेंट था। और अब त्रिशा को लग रहा था कि ये 1 महीना शायद उतना बुरा भी नहीं बीतेगा जितना वो सोच रही थी। पुष्कर ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, उठो वहां से। त्रिशा तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अपने नंगे पैरों से फर्श पर चलने लगी और शर्माते हुए बोली, मैंने पहले शावर ले लिया था। ये बात कहने के बाद त्रिशा शर्म के मारे और भी ज्यादा लाल हो गई। पुष्कर ने अपने हाथ में वह चमकीला पत्थर पकड़ा हुआ था। पुष्कर को जो चाहिए था उसे मिल गया था, इसलिए उसने कहा, जाओ अपने घर जाओ। त्रिशा ने कहा, क्या? त्रिशा सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच सही सुना था या नहीं। क्या वह सचमुच घर जा सकती थी? त्रिशा ने तुरंत कहा, तुम सचमुच में चाहते हो कि मैं घर चली जाऊं? तुम नहीं चाहते कि मैं 1 महीने तक यहीं रहूं? पुष्कर तुरंत गुस्से में आकर बोला, तुम घर जा रही हो या नहीं? त्रिशा ने कहा, ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना, तुम खुद ही बोल रहे हो मुझे घर जाने के लिए। त्रिशा ने जल्दी से अपने हाई हील्स और अपना पर्स उठाया और तेजी से दरवाजे से बाहर भागने लगी, जैसे कि मानो शेर के चंगुल से छूटकर हिरनी भाग रही हो। जैसे ही त्रिशा दरवाजे के पास पहुंची वो अचानक ही रुक गई और पलटकर पुष्कर को देखने लगी। एक पल इस तरह पुष्कर को देखने के बाद त्रिशा ने थैंक यू बोलकर तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। कौन थी त्रिशा? क्या मुसीबत आन पड़ी उसके सिर पे? क्या पुष्कर रमणी की इस हरकत के लिए उसे पनिश करेगा? क्या पुष्कर की दवाई से प्रियंका ठीक हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।